ठीक है, वन बाय वन इसको देखते हैं। पहला जो टॉपिक है प्लास्टिक ट्रीटी ड्राफ्ट ओवरलुक की इश्यूज। ठीक है, यहाँ पे जो हो रहा है दैट इज इनटू द बुसान, दैट इज इनटू द साउथ कोरिया। ठीक है, पीसीएस में ये पूछ सकता है, तो ये सब चीजें आप देखते रहिएगा। अब मेन जो डिमांड आ रहा है, दो ग्रुप बन गया है। एक ग्रुप है डेवलप्ड वर्ल्ड का, दैट इज लेड बाय द यूरोपियन यूनियन। अब ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, हर चीज पे बैन होना चाहिए और एक टारगेटेड बैन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ग्रुप है इंडिया, चाइना एंड जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे सऊदी अरबिया, वो लेड करके कह रहे हैं कि एक ग्लोबल टारगेट हमें मत दीजिए, हम भी प्लास्टिक कम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वी विल डू इनटू द फेज मैनर, ग्रेजुअली हम करेंगे, एक का एक बैन नहीं करेंगे, और एक का एक आप जो केमिकल कहेंगे वो हम उसको बैन नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी नीडें हैं, हमारी तो इकोनॉमी अभी डेवलप कर रही है। डेवलप्ड वर्ल्ड जो यूरोपियन यूनियन है वो पहले ही सब यूज कर लेते हैं, उनका तो प्लास्टिक के जगह पे दूसरा टेक्नोलॉजी आ गया है। दे आर यूजिंग द पेपर्स, कॉटेज और ये जो जूट्स के बैग हैं, तो उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो सस्ता क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास भी जूट का ऑप्शन है, हमारे पास भी पेपर का ऑप्शन है, पर हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। आप सब्जी वाले की दुकान पे जाइए, वो पॉलीथीन कितने में लेके आता है, 25 रुपए का जाएगा और उसमें 100 पॉलीथीन मिलता है। लेकिन पेपर बैग लेने जाने के लिए एक पेपर बैग 4 रुपए 3 रुपए का मिलेगा, उसका कॉस्ट 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, हम ही नहीं खरीद पाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो डेवलपिंग कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा अगर एक ही बार आप इम्पोज करेंगे। तो डेवलपिंग कंट्री कह रहा है कि एक काम आप कर सकते हैं कि आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए जो आप अल्टरनेटिव बता रहे हैं, और ग्रेजुअली हम एक 10 साल 15 साल 20 साल बाद हम चेंज करेंगे। दैट इज द मेन स्टैंड ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। ये कंटिन्यूअसली सेम यही चीज वहां पे भी था क्लाइमेट चेंज वाले में। वहां पे हम किस चीज की बैन की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज वाला जो चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग गैसेस जैसे मीथेन हुआ, CO2 हुआ, दीज आर द गैसेस। ओके, अब यहाँ पे बैन जो केमिकल और द प्लास्टिक बैन से रिलेटेड ऑलरेडी हमारे पास कुछ ट्रीटी है, जैसे कि एक है रोटरडम ट्रीटी, बसेल ट्रीटी एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये सब ऑलरेडी कन्वेंशन है जहां पे हमने कुछ न कुछ बैन करके रखा है। जैसे रोटरडम कन्वेंशन में ऑलरेडी हमने जो केमिकल्स एंड हजार्डियस केमिकल्स होते हैं, अगर किसी और देश में आप एक्सपोर्ट करते हैं तो पहले ही आप इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं कि ये केमिकल मैं आपके देश में बेचा जा रहा है मेरे देश से, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि इससे ये बीमारियां हो सकती हैं और इस चीजों पे इम्पैक्ट करेगा। ओके, पहले क्या होता था, ये नहीं होता था, कोई देश मंगा लेता था, फिर उसके वहां जाके हजार्डियस या उस तरीके का कुछ फर्टल कंडीशन आ जाता था, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो पहले से पता होगा तो वी कैन मैनेज दैट। ठीक है, तो ये किस लिए, देखिएगा तीनों का नीचे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। पहले में है कि केमिकल एंड द पेस्टिसाइड जो केमिकली हजार्डस हो सकते हैं। दूसरे में बसेल कन्वेंशन में हमने ये डिसाइड किया था कि जो वेस्ट होगा, कोई भी वेस्ट होगा, जैसे बाद में ये हुआ कि वेस्ट कहाँ से हो सकता है, न्यूक्लियर का वेस्ट हो सकता है, आप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करें, उसके बाद जो रेडियो एक्टिव मटेरियल निकलते हैं उससे भी काफी खतरा होता है। अब ये डेवलप्ड वर्ल्ड क्या कहते थे कि उनके देश में निकला, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया बाय द दिस न्यूक्लियर एलिमेंट्स, जैसे कि यूरेनियम का यूज किया, फिर उससे जो बचा वो कहीं ना कहीं बाद में और रेडिएशन क्रिएट करता था, लेकिन उससे आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो आप अपने देश में नहीं रखने के बदले गरीब देशों को कुछ पैसा देते थे और वहां पे ले जाके आप वहां पे पार कर देते थे। अब ये हुआ कि आप पैसा ज्यादा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनका आप मतलब जो गरीब है उनको पैसे देके आप उनकी जान से खिलवाड़ करेंगे। तो इसीलिए बसेल कन्वेंशन आया कि कोई भी वेस्ट अगर मटेरियल दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हजार्डस नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहा है ये। और जो थर्ड वाला है दैट इज रिलेटेड टू द POP। POPs दैट इज द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, इसको भी अगर आप कहीं पे दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं तो यू हैव टू प्रॉपरली टेक केयर ऑफ द दैट मटेरियल। तो तीनों का आप एक याद रखिएगा, कई बार मैचिंग करके दे देता है। रोटेडम किससे रिलेटेड है, दैट इज मेनली विद द हैजार्डस केमिकल्स इन द पेस्टिसाइड्स। ठीक है, मतलब ये अभी यूज में होगा, ये प्रोडक्ट के जैसे जा रहा है। दूसरा जो है बसेल, बसेल इज वेस्ट, हम दूसरे नेशन में भेज दें, ऑलरेडी यूज है और उसको बस आपको डिस्पोज करना है, यूज में नहीं है। एंड POP अगेन दिस कुड बी इन द यूज, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये कहीं ना कहीं कुछ मटेरियल से बाई प्रोडक्ट होता है, तो इसको आप बैन कर दें। इंडिया तीनों का ही पार्टी किस ईयर में हुआ था ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो स्टॉकहोम था दैट वाज स्टार्टेड इन 2001 और जो इसको फोर्स में लाया गया था 2004 में लाया गया। रोटेरडम दैट वाज
ट्रीटी स्टार्टेड इन 1998 और इसको फोर्स में कब लाया गया था? 2004। और बसेल को 1989 1989 एंड फोर्स में कब आया था? 1992। ये पीसेस के लिए याद रखना है कि डेट कब हुआ था, कब हम इसको इन्फोर्स में लाए थे। क्लियर हो रहा है ओवरऑल प्लास्टिक ट्रीटी में क्या चल रहा है? ये जितने भी ग्लोबल स्टेज पे पोल्यूशन से या ग्लोबल वार्मिंग से है उसका एक ही है। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग वर्ल्ड का दो एक डिवाइड है। एक का होता है कि अभी हम ग्रेजुअल मैनर में करेंगे, क्योंकि मेन है कि ये भी लॉजिक दिया जाता है कि डेवलप्ड वर्ल्ड प्लास्टिक तो स्टार्ट उन्होंने किया था, जब वो लोग 20 साल यूज कर लेते हैं, सब पोल्यूट कर लेते हैं, उसके बाद आता है डेवलपिंग वर्ल्ड में, जब हम लोग उसका यूज करने लगते हैं तब तक आप बैन कर देते हैं, तब आप नया टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत महंगा होता है, और जब तक हम यूज में लाते हैं और हम जब तक उस टेक्नोलॉजी को लाते हैं तब तक आप फिर अपना वाला टेक्नोलॉजी कर लेते हैं। तो इससे ये देश है कि हमें बार बार खरीदना पड़ता है ना, जब भी आप खरीदते हैं कहीं और से अपना खुद का यूज नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं मनी जो रिसोर्स होता है आपसे जाता है और आपका डिप्लीशन होता है, डिफिसिट इकोनॉमी जाती है। ठीक है, डिफिसिट इकोनॉमी का मतलब समझ में आ रहा है ना कि एक्सपोर्ट इज लेसर एज कम्पेयर टू द इम्पोर्ट। ये इकोनॉमी में पढ़ाया जाएगा कि डेफिसिट। साइक्लोन फेंगल दैट हैज बिन कहाँ पे डेवलप हुआ है? बे ऑफ बंगाल में, और स्ट्राइक करने जा रहा है जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन आएगा? तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। साइक्लोन के बारे में कभी पढ़ा है? या लो प्रेशर एंड टेम्परेचर हाई होना चाहिए तो वो जो सर्कुलेशन होने लगता है इन बिटवीन आई क्रिएट होगा एंड स्पीड जो होगा वो काफ़ी हाई होता है, जो उसकी एनर्जी होती है वो एवापोरेशन जो होता है उससे होगा, और बाद में जाके जब बारिश होगा तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन में भी एनर्जी रिलीज होगी, तो दैट विल बी द मेन एनर्जी पॉइंट। तो कुछ इसके लिए प्रॉपर कंडीशन है। सबसे पहला जो कंडीशन है टेम्परेचर उसका हाई होना चाहिए एंड टेम्परेचर शुड बी अराउंड 26.5 27 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये होनी चाहिए देयर शुड बी द कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई होना चाहिए, वाटर ही इवेपोरेट होगा और उसके बाद दैट विल बी चेंज इनटू द कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन होगा। और ये जो होता है मेनली ट्रॉपिकल एरिया में होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। इसका तो नाम सुना होगा ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्या है लैटिट्यूड? आप बताइए कितना है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 या 23.5 दोनों ही हेमिस्फेयर में है। इसके बीच में होता है लेकिन एक जगह पे नहीं होगा, दैट विल बी द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। व्हाट इज दिस इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन? आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा। ठीक है, अब ये इक्वेटर है, अब इसके तरफ दोनों तरफ प्लानिटरी विंड चलते हैं। यहाँ का जो कंडीशन होता है लो प्रेशर होता है। ठीक है, और जहाँ पे भी लो प्रेशर होगा वहाँ पे टॉर्क स्लो हो जाता है, टॉर्क जो लगेगा, और वो टॉर्क क्या क्रिएट करता है? टॉर्क क्या क्रिएट करता है? डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा। टॉर्क जो होगा वो डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा। जो साइक्लोन होगा वो ट्रॉपिक ऑफ जो इक्वेटर होगा उस पर नहीं डेवलप कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे टॉर्क मिनिमम होगा। तो दैट इज द मेन रीजन फॉर द एब्सेंस ऑफ द साइक्लोन ऑन द इक्वेटर। जो मेन इंटेंसिटी होती है दैट इज वेरी क्लोज टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये सब ज्योग्राफी में आपको साइक्लोन पूरा एक टॉपिक डिस्कस होगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ बेसिक बता दे रहा हूँ कि कैसे ये डेवलप होता है। ओके, तो एक चीज याद रखिएगा कि जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है वहाँ पे साइक्लोन एकदम मिनिमम होता है, ना के बराबर होता है, एंड दैट विल बी अराउंड द 5 डिग्री एबव टू द टॉपिक ऑफ इक्वेटर, और नीचे इक्वेटर के पास होगा। लेकिन मैक्सिमम कहाँ होगा? 5 से 23 डिग्री के बीच में होगा। ओके, जो मेन पार्ट होता है द आई एंड द आई बॉल। आई जो मेन सेंटर में होता है दैट इज द आई, वहाँ पे एकदम शांत होता है, वहाँ पे कॉम रीजन होता है, वहाँ पे आप खड़े रहेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो साइक्लोन के दोनों तरफ होता है दैट इज द आई वॉल। अगर यहाँ पे साइक्लोन डेवलप हो रहा है तो ये वाला जो एरिया होगा वो आई होगा, और यहाँ पे जो होगा ये आई वॉल होगा। जो सबसे डिस्टरबेंस वाला एरिया होता है ये होता है, और सबसे ज्यादा जो बारिश होती है प्रेसिपिटेशन होगा वो यहाँ आएगा। जब यहाँ पे आप खड़े होंगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि कुछ हो रहा है, एकदम आप साइक्लोन के बीच में है, आपको थोड़ा भी नो विंड आप एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन जब आई वॉल आएगा तो आप उड़ जाएंगे, क्योंकि उसका जो स्पीड होता है एरोप्लेन की स्पीड से चलता है,
250-300 किलोमीटर पर आवर के गति से वो चलता है। तो दैट इज वेरी हाई स्पीड इन दिस एरिया। यहाँ पे कुछ नहीं है, एकदम हवा भी नहीं बहेगा, एकदम शांत वाला एरिया होता है। ये जितने भी चक्रवात होते हैं उसका नाम इंटरनेशनल लेवल पे रखा जाता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके लिए एक कमेटी है, प्रॉपर तरीके से उसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। यूएन के अंडर में वो कमेटी बनाई जाती है और खासकर जो ट्रॉपिकल एरिया के कंट्रीज हैं दे आर मेन पार्ट ऑफ दैट। उसको कहते हैं यूएन स्कैप, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये नेमिंग करता है। नेमिंग इसलिए किया जाता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे एक साइक्लोन क्रिएट होता है, वो कई देशों में जाकर टकराता है, वो बांग्लादेश में भी जाकर टकराएगा, इंडिया में भी टकराएगा, श्रीलंका में भी टकराएगा। तो अब अलग अलग देश अलग अलग नाम से ना करें ताकि एक इंटीग्रेटेड वे में हम रिस्क ऑपरेशन करें जो सहायता हो। क्योंकि साइक्लोन होता है उसमें हर एक देश अगर मिल के रिस्क ऑपरेशन करते हैं दैट विल बी मोर स्मूथ। तो इसीलिए एक नाम दिया जाता है और उसके लिए जो कमिटी है दैट इज अंडर द यूएन स्केप। साइक्लोन ज्योग्राफी में पूरा 2 क्लास का है, वो उसमें 4 घंटे का ये पढ़ाया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ द साइक्लोन। अब मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है, करंट अफेयर्स में सिर्फ हम आइडिया देंगे, वरना क्लास लेंगे तो दैट विल बी कंज्यूमिंग लॉट ऑफ टाइम। नेक्स्ट न्यूज इज द ओथ एडमिनिस्टर्ड टू द न्यूली इलेक्टेड बीजेपी आरएलडी एंड द जो एसपी के भी 2 लोग इलेक्ट हुए उनको किया है। बस आपको ये जानना है कि इसको जिन्होंने ओथ दिलाया दैट इज द स्पीकर। स्पीकर का नाम है सतीश महाना। तो बस इतना याद रखिएगा, पीसीएस में यूपी पीसीएस में पूछ सकता है कि अभी की स्पीकर कौन है, तो सतीश महाना है। पीसीएस में भी फैक्चुअल कोई ऐसे नहीं उठा के पूछता है, वो भी जो हम लोग डेली पढ़ते हैं ना करंट अफेयर्स, उसी में से छोटी छोटी चीजों को वो नाम पूछ देते हैं। यूपीएससी क्या है, कॉन्सेप्ट पूछेगा, पीसीएस में नाम पूछेगा, एसएससी में भी नाम पूछेगा। एसएससी में और ज्यादा फैक्ट पूछने लगते हैं कि एकदम एग्जैक्ट डेटा पूछ लेंगे कि अगर कोई किसी एरिया में आपने बजट में एलोकेशन किया है तो पैसे पूछ लेंगे कि 4365 करोड़ दिया गया है। इस तरीके का यूपीएससी में कॉन्सेप्ट केवल पूछते हैं। यूपी असेंबली का मेन अपोजिशन लीडर कौन है इस समय? लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव है। गुड, याद आई। अखिलेश यादव को चेंज करके माता प्रसाद को बनाया गया है। एक बार देखिएगा, अखिलेश यादव 3 महीना पहले थे, उनको चेंज किया गया है। शायद हिज माता प्रसाद हैं, एक बार कंफ्यूजन है उन दोनों में, देख लीजिएगा। सिलिका माइनिंग को लेके एनजीटी आस्क सीपीसीबी टू प्रिपेयर पैन इंडिया गाइडलाइन। ओके, तो यहाँ पे है कि सिलिकोसिस एक बीमारी है दैट इज ग्रेजुअली बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, और खासकर जहाँ पे सिलिका का माइनिंग होता है। तो यहाँ पे लेके एनजीटी ने बोला है कि आप एक प्रॉपर गाइडलाइन जो इंडिया लेवल पे हम इंप्लीमेंट करें उसको दीजिए ताकि हम उसको इंप्लीमेंट कर सकें। क्योंकि जो लंग से रिलेटेड डिजीज है दैट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग यहाँ पे। तो सिलिका डस्ट से क्या इम्पैक्ट आता है? सिलिकोसिस। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। एनजीटी इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी। 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू इसको लाया गया था, ठीक है। इसके पास सिविल कोर्ट का टोटल पावर होता है, ओके। एंड दे हैव द एक्सपर्टाइज इन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसके जो कमिटी होती है, इसका जो कमीशन होता है, उसमें जज भी होते हैं जो जुडिशरी से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटलिस्ट भी होंगे एंड सिविल इंजीनियर भी होते हैं। इसको लाया गया था 2010 में अंडर द आर्टिकल 21। जैसे ये है कि जैसे हम लोगों को राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ में ये भी आता है कि आपका अच्छा जिंदगी जीने के लिए इन्वायरमेंट भी तो अच्छा होना चाहिए। आपका एकदम एक्सट्रीम पे गर्मी पड़ रही है, एकदम एक्सट्रीम पे पोल्यूशन है, तो वो तो लाइफ एक तो एनिमल लाइफ टाइप का हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राइट टू लाइफ है वो एकदम कैसा भी लाइफ नहीं है, एक ह्यूमनिस्टिक लाइफ होना चाहिए, प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि इन्वायरमेंट भी प्रॉपर तरीके से क्लीन हो। तो क्लीन इन्वायरमेंट जो आता है दैट कम्स अंडर आर्टिकल 21 एज वेल। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट से इंक्लूड किया है। तो अगर राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट हुआ या हेल्दी लाइफ हुआ तो दैट कम्स अंडर आर्टिकल 20। एनजीटी के बाद लाया गया था सीपीसीबी, एंड सीपीसीबी को लाया गया था बाय द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 में। जो पावर दैट दे आर गेटिंग यहाँ पे दिया है कि सीपीसीबी जो हुआ था दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द 1974 वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। मैक्सिमम एक्ट देखिएगा 1970-72 के बाद ही आया था। क्यों आया था 1972 के बाद? 1972 में ग्लोबल लेवल पे पहला कन्वेंशन हुआ था इन्वायरमेंट पे 1972 में, और इंदिरा गांधी इंडिया की तरफ से
उसमें पार्टिसिपेट की थी, खुद प्रधानमंत्री की थी। तो वहाँ पे पूरे दुनिया के एक्सपर्ट आए थे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और ये पहला ग्लोबल ये कन्वेंशन था। उसके पहले कोई कन्वेंशन नहीं था। सबको लगता था कि आप कितना भी यूज कर लीजिए और से वाटर, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, कुछ भी, तो ये सस्टेनेबल है। लेकिन जब कई उस समय 1970-60 के टाइम पे कई बुक रिलीज होने लगे कि नहीं नहीं, इन्वायरमेंट अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ज़्यादा दिन हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो सर्वाइवेबिलिटी है दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन द अदर स्पीसीज सच एज द ट्रीज हुए या डिफरेंट एनिमल स्पीसीज हुए। तो वहीं से 1972 पे जब ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़े बड़े लीडर उसमें पार्टिसिपेट किए थे, इंडिया के भी प्राइम मिनिस्टर की थी, जब वो वहाँ से आई तो उनको लगा कि सच में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो कंटिन्यूअसली उन्होंने एक्ट लेके आया था। उन्होंने 1972 में अटेंड किया, आते ही 1973 में क्या आया था किसी को पता है? 1973 में बहुत फेमस प्रोजेक्ट लेके आई थी, टाइगर प्रोजेक्ट लेके आई थी। टाइगर को बचाने के लिए हम जो टाइगर रिजर्व बनाना स्टार्ट किए। उसके बाद 74 में इन्होंने, उनको लगा, उनको भी अभी नॉलेज था नहीं, उनको लगा कि टाइगर बचा लेंगे तो पूरा इन्वायरमेंट को सेव कर लेंगे। फिर लगा नहीं नहीं, पानी भी बहुत गंदा हो रहा है, तो पानी से रिलेटेड एक्ट 1974 में लाए। फिर 75-76 में वो एयर से रिलेटेड लेके आए, 81 में एयर से रिलेटेड लेके आए। तो कंटिन्यूअसली एक्ट आया है। 1981 के बाद 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए। तो पहले फ्रेगमेंटेड लगता था, पहले लगता था सेध खत्म हो रहा है तो यही है इन्वायरमेंट। फिर लगा कि ज़्यादा पानी गंदा हो रहा है, पानी साफ नहीं मिल रहा था। पहले तो सबको हर कुएं में, हर नदी में, हर आप हैंड पाइप से भी निकालिए तो क्लीन वाटर था। लेकिन धीरे धीरे लगा ना उसमें 10 तरीके के केमिकल्स मिले हुए हैं, पोल्यूटेंट्स हैं। तो 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाए, और 2002 में आते आते हमें समझ में आया नहीं, बायोडाइवर्सिटी एक्ट लाना चाहिए। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो आया है वो 2002 में आया है। ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट है। अभी मैं सिर्फ एक तरीके से आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ कि व्हाट आर द एक्टेड दैट वी हैव लेजिस्लेटेड। एनजीटी क्लियर हो रहा है ना क्या है? एनजीटी इज द क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है दैट हैव द मिक्सचर ऑफ द जुडिशरी एंड द एक्सपर्टाइज। सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर द ट्री सेंसर, सुपरवाइजरी बॉडी ओवर द ट्री ऑफिसर। अब देखिएगा कंटिन्यूसली दिल्ली कैपिटल रीजन है, कैपिटल का एरिया है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट कंटिन्यूसली हो रहा है, और फॉरेस्ट के जो बचे खुचे एरिया है कंटिन्यूसली कट कर रहे हैं। दिल्ली बहुत करीब है, ये जो अरावली का रीज आता है ना, अरावली माउंटेन्स रेंज सुना होगा, वो दिल्ली तक आता है, लेकिन उसको गायब कर दिया एकदम, वो एकदम एलिमिनेट कर दिया है। वरना दिल्ली का जो आधा था वो अरावली में आता था। तो अब आपको कोई भी माउंटेन कुछ दिखेगा ही नहीं। और धीरे धीरे यमुना भी गायब कर दें, यमुना भी एकदम पोल्यूट कर दें। तो वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से एक्ट लेके आए थे 2006 का। ये एक्ट 1994 का एक्ट है, दैट इज द ट्री प्रिजर्वेशन, दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री एक्ट लेके आए थे कि प्रॉपर तरीके से ट्री हम काउंट करेंगे। अगर कट करना है उसके पहले परमिशन लेंगे, परमिशन अगर लगेगा कि बहुत जरूरी है तो उसके बदले हम ट्री लगवाएंगे, तब ट्री कट करने का परमिशन देंगे, यही था। लेकिन कंटिन्यूसली अभी डेवलपमेंट के नाम पे कट किए जा रहे हैं। उसी पे सुप्रीम कोर्ट में केस गया और उसके बाद इन्होंने कहा। लेकिन अब दिक्कत है कि ट्री सेंसस बड़ा डिफिकल्ट होता है। इंसान का तो सेंसस करा नहीं पा रहे हैं, 2021 से पेंडिंग है, 2024-25 आ गया, तो ट्री का कैसे कराए? अलग से एक्सपेंडिचर है, तो उसको लेके गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि ये तो मुश्किल है हमारे लिए। लेकिन यही है कि परमिशन जो है वो तो लेना चाहिए, इतना तो है। गगनयान मिशन को लेके हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो दो हमारे मेन एस्ट्रोनॉमर्स हैं, शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालाकृष्णन नैयर, ये दो लोगों को अभी भेजा था बाय द एक्जिम 4 मिशन। दिस वॉज विद द कोलेबोरेशन विद द नासा। नासा के साथ एक्जिम 4 मिशन पे गए थे, एंड वहाँ पे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ दिन रुक के आए हैं कि जब हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए जाएंगे तो दे विल हैव द पूरा प्रैक्टिस होगा। तो अभी क्या उनको सूट पहना रहे हैं, खाना खिला के दिखा रहे हैं कि जो खाना वहाँ पे खाएंगे तो सेफ है कि नहीं है, तो उसका उन लोग का ट्रेनिंग कंटिन्यूसली चल रहा है। शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालाकृष्णन नायर, और जो हमारे साथ अभी मिशन पे गए थे एक्जियोम मिशन 4, ट्रेनिंग में क्या क्या करा सकते हैं कि उनका सूट फिट है कि नहीं, स्पेस का जो खाना वो खाएंगे वो सही है कि नहीं, कैसे उतरेंगे, कैसे वहाँ हैंडल करेंगे, क्योंकि स्पेस में 0 ग्रेविटी होती है, आप तैर रहे होते हैं। रिस्टोर लोन फॉर द नबार्ड। अब ये हो रहा है कि नबार्ड क्या करता है, जैसे आरबीआई है, आरबीआई से आप जाके कभी बैंक से आरबीआई में जाके कभी पैसा जमा किया है? खाता कोई ओपन कर सकता है? नहीं हो सकता है ना। दैट इज द बैंक्स ऑफ बैंक, वो बैंकों को लोन देता है, बैंक से जाके उनसे बैंकिंग करेंगे। द सेम इज विद द नबार्ड। नबार्ड बैंकिंग में भी है और रूरल डेवलपमेंट के लिए फिनेंस भी करता है। क्लियर हो रही है ये चीजें? नबार्ड इज ऑल्सो एपेक्स
इंस्टीट्यूशन दैट इज फॉर द बैंकिंग पर्पज एज वेल एज फॉर द रूरल डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे ये है कि नाबार्ड को जो उसके ऊपर है आरबीआई थोड़ा सा इनको रेगुलेट करता है। नाबार्ड इज नॉट टोटली फ्री। ओके, यहाँ पे है कि नाबार्ड कट्स आउट द एग्रीकल्चर क्रेडिट लिमिट इनटू द कर्नाटका, कुछ पैसे कम किए हैं। अब नाबार्ड क्या करता है, ये छोटे बैंकों को देगा, जैसे कि रीजनल रूरल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स हो गए। जितना भी गांव लेवल पे काम करेंगे उन बैंक को ये फाइनेंस करता है और फिर वो जाके लोगों को क्रेडिट देते हैं। पैसा देने के लिए पैसे होने चाहिए। अब उनके पास रूरल एरिया में दिक्कत यह है कि कॉमर्शियल बैंक नहीं ऑपरेट करते हैं। कॉमर्शियल बैंक को क्या प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट रूरल बैंक में कहाँ से होगा। वहां पे देखिएगा लोग 50 रुपए 100 रुपए जमा करने आते हैं, इनको अपने जो एम्प्लॉय है उनको उससे ज्यादा देना पड़ता है। डेली का तो वेज उनका हो जाता होगा 20,000 25,000, और उनका जो प्रॉफिट आया वो बहुत कम आता है। दूसरी चीजें ये होती हैं कि जो गांव एरिया होता है वहां पे जो पैसे आप देते हैं मिलने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि गरीब आदमी वो गया खेती किया, खेती में कभी मानसून फेल हो गया, कभी साइक्लोन आ गया, कभी फ्लड आ गया, पूरा फसल गया, वो पैसे कहाँ से देगा, डूबने के चांस बहुत होते हैं। तो कॉमर्शियल बैंक बहुत हेजिटेट करते हैं रूरल एरिया में जाने से। लेकिन हम इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरिया में है, शहरों में तो कम है। अब वहाँ पे भी लोगों को चाहिए, सबसे ज़्यादा नीड उनको है क्रेडिट का, क्योंकि वहाँ पे अगर आप बैंकिंग सिस्टम से नहीं देंगे तो वो मनी लेंडर के पास जाएंगे, मनी लेंडर लूट लेगा। जो बैंक आपको पूरे साल का, वो बैंक कितना देता है, 14%, 15%, 20% जाएगा पूरे साल का। एक महीने का कितना होगा, 1.5% होगा, 1.5% से भी कम होता है। लेकिन अगर मनी लेंडर से चाहिए वो स्टार्ट ही 4% पर मंथ का होता है। 12 मंथ का कितना होगा, 50%, 60%, कई मनी लेंडर है होते हैं 6% तक लेते हैं, और उसमें पेपर ऊपर नहीं होता है, वो इंटरेस्ट बढ़ाते जाते हैं। नॉर्मल होता है कि आपसे बैंकिंग में दीजिए तो आप पैसे देते हैं तो आपका प्रिंसिपल कम होता है, इंटरेस्ट भी कम होता रहता है। अब वहाँ पे गरीब आदमी नहीं पढ़ा, उसको नहीं पता है, तो ये दिक्कत होता है कि अगर बैंक एब्सेंट है तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किसका होता है, फार्मर्स, और जो रूरल एरिया में जो आर्टिजन है, जो लेबरर्स हैं, उनका होता है। और वहाँ पे भी एमएसएमईज भी हैं, उनको भी चाहिए कहीं ना कहीं लोन, छोटे छोटे, जैसे कोई रेवड़ी बना रहा है, कोई नमकीन छोटा छोटा बना रहा है, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो वहाँ के लिए हमने नाबार्ड स्पेशल अलग से बनाया था, 1981 में बनाया था नाबार्ड को। एंड टोटली इसको किस एरिया में रखा था कि जो रूरल एरिया में है वहाँ पे बैंकिंग और वहाँ पे डेवलपमेंट का भी ये फंडिंग करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर का कोई कनाल बनाना है या किसी कोई नया स्कीम लाना है तो दे फंड, दे वर्क अंडर डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंस सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये काम करते हैं। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब अपना इनका खुद का बोर्ड है, खुद का बोर्ड मेंबर है, उनके हेड हैं, तो ये किसी के अंडर में डायरेक्ट नहीं काम करते हैं, इनडायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस के अंडर में काम करते हैं। जो ये बनाया गया था 1979 में, आरबीआई ने एक कमिटी बनाया था, कमिटी फॉर द रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, कि रूरल एरिया में किस तरीके का अरेंजमेंट है बैंकिंग के लिए, क्योंकि उस समय तो एब्सेंट था। आप ये सोचिए कि इंडिया में इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था, उस समय भी बैंक एकदम सिटीज तक ही लिमिटेड थे, इसीलिए तो वो इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन किया था, ये दिखाने के लिए तो गांव में आप जाते ही नहीं है, आप सिर्फ अमीरों को ही सर्विस दे रहे हैं। तो उन्होंने नेशनलाइज करके धीरे धीरे कोशिश किया था कि इसको रूरल एरिया में भेजेंगे, फिर भी इंदिरा गांधी का वो जो स्टेप था फेल हो गया, रूरल एरिया में बैंक नहीं गए। तो उसके लिए हमने स्पेशल नाबार्ड को बनाया कि ये इंस्टीट्यूशन का केवल काम ही रहेगा कि रूरल एरिया में आप बैंकिंग को और डेवलपमेंट प्रोसेस को फंड करें। क्लियर हो रहा है ये चीजें, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो इकोनॉमिक्स में और भी आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक बात देख लीजिएगा, दिस इज रीफाइनेंसिंग, बैंकिंग सुपरविजन एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, इन तीनों एरिया में दे वर्क। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी होता है, जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ और जितने भी यूएन के हैं, इनका जर्मनी के भी बैंक के साथ इनका कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन है, तो दे वर्क ऑन ऑल दिस एरिया। नेक्स्ट न्यूज इज ए लिबरल आर्ट डिग्री इज वर्थ मच मोर देन द रियलाइज्ड। अब इंडिया में जो मेन है कि लिबरल ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को उस तरीके से उतना रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता है, माना जाता है कि जिसके पास कुछ नहीं है डिग्री लेने के लिए आप ह्यूमैनिटी ले रहे हैं। लेकिन ह्यूमैनिटी जब एंट्री लिया था
मैक्सिमम क्राइसिस सिचुएशन में इनका एंट्री यूरोप में हुआ था और यूके में हुआ था, खासकर यूके की यूनिवर्सिटीज में हुआ था। और वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये माना गया था कि जब ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट लाएंगे तो हमें जो रियल लाइफ में चीज़ें संभालनी होती है कि कैसे हम एथिक्स डेवलप करें। जैसे अभी तो आप कॉमर्शियल चीज़ों को कॉमर्शियलाइज कर देंगे, लेकिन सिर्फ जॉब ही देना एक काम नहीं है एजुकेशन का। एजुकेशन का होलिस्टिक डेवलपमेंट है। जैसे आप एक इंसान होता है, जॉब के बाद भी क्राइसिस सिचुएशन होता है, आप देखिए कितने आईएएस ऑफिसर सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या चाहिए, एक ऐसा एजुकेशन हो जो आपको क्राइसिस सिचुएशन है उसको भी आप डील करें। और स्किलिंग इज इम्पोर्टेंट। स्किलिंग तब तक इम्पोर्टेंट है जब तक एक लेवल तक आपको कि कुछ करना आ जाए, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। लेकिन उसके बाद जितना भी होता है दैट गोज अगेन टू द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। एंड ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट सिर्फ यही नहीं करता है, वो एक अच्छा सोसाइटी भी बनाता है। ह्यूमैनिटीज से ही आप पढ़ाते बताते हैं कि बच्चों को कैसे अपब्रिंगिंग करना है, वीमेंस के साथ कैसे ट्रीट करना है, कैसे फैमिली लाइफ में यू हैव टू डेमोक्रेटिकली अरेंज द योर फैमिली। ये हर चीज कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटीज से ही आप सीख के आते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये इसमें डिस्कशन चल रहा है कि ठीक है, बीच में साइंस का प्योर स्किलिंग प्योर साइंस का था, लेकिन ह्यूमैनिटीज एंड साइंस को अगर आप इंक्लूड करके करते हैं तब वो लिबरल आर्ट स्ट्रीम होगा। एंड दैट शुड बी द बेस्ट वे टू फॉर द एनी एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे यही मेन डिस्कशन है। क्लियर हो रहा है? अगर आपको डिस्कशन करना है, इससे इस पे आने के चांसेस है, तो यू हैव टू ब्रिंग इन सच सिचुएशन कि ठीक है, स्किलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी समाज में। लेकिन कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने के बाद ये होता है कि जब आपको एक सोशल लाइफ भी जीना होता है, जितना भी एक्सपेरिमेंट भी होता है, ह्यूमैनिटीज अगर स्ट्रांग है तभी आप एक्सपेरिमेंट में भी जाएंगे। स्किलिंग के बदल पे आप कुछ नहीं कर सकते। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? ह्यूमैनिटीज प्लस साइंस दोनों को कंबाइन करेंगे तभी आएगा। और एक चीज और होता है, नॉलेज को जब तक आप होलिस्टिक नहीं रखते, साइलो में रखते हैं, तब तक वो नॉलेज से कुछ अच्छा प्रोड्यूस नहीं होता है। अब पुराने जितने भी एजुकेशन सिस्टम था वो हमेशा कंबाइंड था। तो देखिएगा मैक्सिमम जो खोज हो रहे थे उस समय, एक तरीके से आप अगर इलेक्ट्रिसिटी का खोज कर रहे हैं और ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड है, तो आप ये भी तो सोचेंगे कि इसका मिसयूज कैसे हो सकता है। जैसे आपने न्यूक्लियर बम बना दिया, तो न्यूक्लियर बम वाला अगर ह्यूमैनिटीज पढ़ा होता तो वो ये भी सोचता ना मिसयूज भी हो सकता है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। सिर्फ बम बना के तो देगा नहीं, तो कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल भी होना चाहिए। और ये कंट्रोल कहाँ से आता है? ह्यूमैनिटीज से आता है। जब आप प्रॉपर तरीके से सोशोलॉजी पढ़ते हैं, जब आप प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री पढ़ते हैं, तब पता चल रहा है ना क्या मिसयूज है पावर का। सोशोलॉजी में आप पढ़ते हैं कि समाज कैसे स्ट्रक्चर्ड है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बोला है कि प्रॉपर तरीका एजुकेशन का यही होना चाहिए, ह्यूमैनिटीज साइंस, दैट शुड बी द मेन एरिया। आप देखिएगा, आप बहुत से ऐसे जो केवल साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं और माने आईआईटी से पास भी हो गए, आईआईएम से कर लिए, लेकिन अगर उनके तुलना में अगर कोई ह्यूमैनिटीज अच्छे से पढ़ा है, ऐसे नहीं कि नॉर्मल पढ़ा ही नहीं, अपने वहाँ देखिए ह्यूमैनिटीज इज वेरी, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटीज है, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता है। कॉलेज का दिक्कत ये है। आप किसी जेएनयू के ह्यूमैनिटीज वाले से बात कराइएगा और वहीं पे बगल में आईआईटी का भी टॉपर होगा कानपुर से, आपको बहुत अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। आपकी जो लॉजिकल इन्फ्लुएंस होगा वो जेएनयू वालों को आपको बहुत अच्छा लगेगा जो ह्यूमैनिटीज से कर रहा है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर तरीके से पढ़ाते हैं। ह्यूमैनिटीज अगर अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए तो दे हैव द मच बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, यहाँ तक कि साइंस का, एज कम्पेयर टू द दोज हु आर फ्रॉम द टोटली फ्रॉम द प्रोफेशनल बैकग्राउंड। ये आप देखिएगा, आपको ये यहाँ का कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पढ़ाते ही नहीं है, दिक्कत ये है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का है। लेकिन जहाँ पे ह्यूमैनिटीज पढ़ाया जाता है, अगर अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा तो पर्सनालिटी जो होगा ना, दैट ह्यूमैनिटीज जिसका होता है उसका मच बेटर एज कम्पेयर टू द प्रोफेशनल जिनकी डिग्री होती है। तो अभी तो आईआईटीज पे भी तो ह्यूमैनिटीज लेके आ रहे हैं ना, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बना रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपको लेना है हर एक सेमेस्टर में। मैं किसी को नीचे ऊपर नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रूथ है ऐसा, मतलब इसमें भी यही एनालिसिस किया गया है। इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि कुछ कंट्रीज थे उन्होंने हटा दिया था ह्यूमैनिटीज को, टोटली वो फोकस कर रहे थे, लेकिन दोबारा उन्होंने एंट्री दिलाया है। जैसे हांगकांग हुआ, ब्रिटिश सिस्टम हुआ, ठीक है। तो यही है कि उन्होंने थोड़ा मॉडल चेंज करके 4 ईयर का, जो हमने अभी इंडिया ने भी अडॉप्ट किया है कि 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन का कोर्स कराने का। जैसे इन्होंने कहा कि सॉफ्ट स्किल जो होता है वो बहुत क्रूशियल है। सॉफ्ट स्किल भी तो होने चाहिए आपके अंदर कि कैसे आप किसी चीज को अब बात करते हैं, कोई आपका विरोध भी करता है तो आप अपनी बात को कैसे रखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन इज ऑन द इंडियन नीड्स टू शेयर कॉन्ट्रासेप्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉन्ट्रासेप्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने कहा है कि 1966 से 70 में जब पहली बार स्टेरिलाइजेशन आया था,
तो वो सबसे ज्यादा जो वैसेक्टॉमी था दैट वाज विद द मेल, मेल के ही लिए आया था। अब उस समय जो मेल का वैसेक्टॉमी था वहां पे 80% था, क्योंकि मेल के लिए ही आया था, फीमेल का नहीं था। अब धीरे धीरे हमने फीमेल के लिए वैसेक्टॉमी खोज किया। अब ये हुआ है कि जो 2015-16 में आया है जो सर्वे, उसमें मेल का जो वैसेक्टॉमीज है दैट इज जस्ट 0.3%, 1% से भी कम हो गया है। कि 100 अगर टोटल पॉपुलेशन है तो सिर्फ 100 क्या 1000 में सिर्फ 3 पुरुषों ने वैसेक्टॉमी कराया है और 997 महिलाओं ने कराया। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ तक कि जो हमारा फैमिली नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो कहता है कि 30% हमें अचीव करना है, 30% तो कम से कम रहना चाहिए। ग्रेजुअली ये कम हुआ है, जो ज्यादा होना चाहिए। अब फीमेल का देखिएगा, फीमेल का दैट इज 37.9% है, और फीमेल का भी कम है ओवरऑल। लेकिन कंपेयर कीजिए, फीमेल का कम इसलिए है क्योंकि समाज में बहुत से एक तो मिथ्स है, मिथ होते हैं कि आपको वैसेक्टॉमी नहीं कराना चाहिए क्योंकि भगवान ने ऐसा नहीं बोला है। किसी किसी रिलीजन में ऐसा है, किसी किसी रिलीजन में तो कुछ मिथ ऐसा है कि बीमारियां हो जाती हैं। तीसरा है कि उससे आपका जो अदर कैपेसिटी होता है, बीमारी होने के चांसेस होते हैं, एंड यो अदर पोटेंशियल वो डिक्रीज होता है। इस तरीके का कंटिन्यूअसली है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पता है आप लोगों को? एक हम गोल लेके चल रहे हैं यूएन के अंडर में, पेरिस एग्रीमेंट का भी था कि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेके चल रहे हैं। 17 टारगेट कर रहे हैं, 17 टारगेट ग्लोबल लेवल पे दिया गया कि ये हमें अचीव करना है। जैसे कि हंगर हमें मिटाना है, पॉवर्टी खत्म करना है। उसमें से एक गोल ये भी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 5वां गोल है, टू ब्रिंग द जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वीमेन एंड द गर्ल, ठीक है, बाय द 2030। लेकिन अगर दिक्कत है कि इस तरीके का ट्रेंड जो देखा जाता है कि मेल एंड फीमेल में इतना है, यहां तक कि ये डिफरेंस इतना अधिक होने के बावजूद आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो मेल का जो होता है दैट इज मोस्ट सेफ। जो वैसेक्टॉमी है वो मेल के लिए बहुत सेफ है, उसमें सर्जरी का भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। और मुश्किल से जो प्रोसेस होता है, हल्का सा पंच करेंगे, पंच करके जो वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। और यहाँ तक वो रिवर्सिबल भी है। जो मेल का है रिवर्सिबल है, आप वैसेक्टॉमी कराएंगे वापस आप जा सकते हैं। लेकिन फीमेल में नहीं है, उसमें पूरा प्रॉपर सर्जरी करना होता है और उसमें रिस्क होता है। मेल का जो करेगा 2 दिन रेस्ट लेना पड़ता है, 2 दिन भी नॉर्मल रेस्ट, ऐसा नहीं कि एकदम आप बैठ जाएं। फीमेल में काफी लंबा होता है कि आपको बहुत दिन तक यू हैव टू टेक द रेस्ट, ठीक है। नो स्कैल्पल वैसेक्टॉमी कहते हैं जो मेल का है, जिसमें थोड़ा भी सर्जरी नहीं करना पड़ता है, उसका नाम है नो स्कैल्पल वैसेक्टॉमी। जस्ट एक हल्का सा दे विल पंच एंड आफ्टर दैट दे विल डू ऑल द थिंग, और उसमें 20 मिनट का होता है। दैट इज द मेन थिंग। तो यही यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि देयर इज सो मच मिथ, और मिथ के चलते ये लोग नहीं मेन। और दूसरा है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी है। अब वीमेंस को लगता है कि मेन जो है मेल है वो काम करते हैं, उनके ऊपर बर्डन ज्यादा है, तो वो क्यों करें, क्यों ना वो खुद ही वाइफ को ये चाहती है कि मेरे हस्बैंड का ना हो, मैं ही ये जाके वैसेक्टॉमी करा लें, क्योंकि काम उनको करना पड़ता है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो अगर वैसेक्टॉमी करना है मेल के लिए तो उसके लिए गवर्नमेंट पैसा भी देती है। अगर आपने 3 दिन 4 दिन का जॉब छोड़ा है तो कंपनसेशन में दे प्रोवाइड द कंपनसेशन, कहीं ना कहीं यहाँ पे दिया है, कंपनसेशन दिया जाए। ओवरऑल क्लियरिटी आ रही है क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, वीमेंस एंड मेल में डिफरेंस हमेशा होता है, मेल का डोमिनेंस होता है। और डिस्पाइट, जैसे एक एग्जांपल इन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव का लेकर ये डिस्कस किया है कि इसमें भी देखिए कि कितना सेफ होने के बाद मेल नहीं कराता है वैसेक्टॉमी, और फीमेल में जान जाने का भी डर होता है, फिर भी उनको फोर्स किया जाता है एंड दे हैव टू गो। मेल का मोस्ट सेफ है, उसमें डेथ का केस होता ही नहीं है, दर्द का भी होगा वो भी 1 2 3 दिन का होता है। लेकिन फीमेल वाले में ये केस होता है। मेल के केस में रिवर्सिबल भी है, मतलब प्रोसेस वापस यू कैन आप फर्टिलिटी आप वापस गेन कर सकते हैं। फीमेल में वो फर्टिलिटी गेन नहीं कर सकते हैं। दिस इज द थिंग। 100% नहीं है मेल में, कुछ केस में ये फेल भी हो जाता है, पर 99% सक्सेस रेट है। ओके अब ये इन्होंने किया है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है या जहाँ पे की सोसाइटी थोड़ी इक्वल है, जैसे इन्होंने साउथ कोरिया का एग्जांपल दिया है, वहाँ पे मेल का ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे उस तरीके का सोसाइटी का स्ट्रक्चर नहीं है। अपना पड़ोसी ले लीजिए भूटान में, काफ़ी अच्छा वहाँ पे है, मेल का जो है ज़्यादा है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने अवेयरनेस बहुत अच्छे तरीके से फैलाया है।
ओके। एक चीज और इसमें याद रखिएगा कि जो हमने सबसे दुनिया में पहला फैमिली प्लानिंग स्टार्ट किया था वो इंडिया ने किया था। 1952 से ही हम फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि हमें पता था फैमिली इतना ज़्यादा पॉपुलेशन था और गरीबी ज़्यादा था, तो फैमिली प्लानिंग के सिवा हमारे पास ऑप्शन नहीं था। तो वर्ल्ड में पहला कंट्री जो फैमिली प्लानिंग गवर्नमेंट लेवल पे स्टार्ट किया था दैट वाज इंडिया। क्लियर हो रहा है? ये ऐसे में भी आप यूज कर सकते हैं जब वीमेन इंपावरमेंट पे बात आए या पेट्रियार्कल सोसाइटी को कैसे सही करें, या एथिक्स में भी आप यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। एक तरीके से आप जब ऐसे लिखते हैं तो कई डायमेंशन को लेते हैं, एक डायमेंशन आप ए भी ला सकते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, दिस इज रिलेटेड टू द जो रिसर्च पेपर होता है पब्लिश होता है और जो हमारे एक्सेसिबिलिटी का फी होता है उसको लेके हो रहा है कि देयर शुड बी द वन प्रॉपर बॉडी। वहाँ पे वो जितना भी पब्लिशिंग का अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आ रहा है वहाँ पे हम सबमिट करें और वो सस्ते दाम में लोगों को एक्सेसिबल बनाए। क्लियर हो रहा है? आप लोगों ने कभी ढूंढा होगा कोई चीज, फिर आता होगा कि इस पब्लिशर के पास आप सब्सक्राइब कीजिए तो आपको वो बुक या डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे मेन डिस्कशन ये चल रहा है कि जितना भी इंडिया का, देखिए प्राइवेट कोई कर रहा है वो प्राइवेट पब्लिशर के पास जा रहा है वो अलग बात है। अब आईआईटी से कोई पब्लिकेशन हो रहा है तो उसको पब्लिकेशन के लिए गवर्नमेंट फंड कर रहा है ना, प्रॉपर जो उसमें रिसर्च कर रहे हैं पीएचडी या उसके जो प्रोफेसर हैं उनको सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट दे रही है। अब जब गवर्नमेंट दे रहा है तो ये पब्लिक मनी में जाना चाहिए ना। ये पब्लिशर जो प्राइवेट हैं, कमर्शियल है, उनके पास क्यों जाता है? तो उसी को लेके हो रहा है कि प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट अपना एक बनाए और जितना भी खासकर जो पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके जितने भी पेपर है हम वहाँ पे रखें और एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दें। इसी पे मेन यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। यूनियन कैबिनेट ने इस पे डिसीजन भी लिया है 25 तारीख को, इसीलिए ये न्यूज में है कि यहाँ पे एक हम प्रॉपर तरीके से सिंगल फी रखेंगे। अगर फी रख रहे हो तो मिनिमम होना चाहिए और एक बार एक्सेसिबिलिटी के लिए पेपर का एक बार आपको पे करना है। ये नहीं कि 10 पब्लिशर आपको 10 तरीके से पैसे दिखा रहा है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे ये है कि एक्सपेंसिव जर्नल्स विल बी नाउ बिकम अवेलेबल। जब हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी जर्नल से तो क्या होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा ना। जैसे मैं जहाँ पे स्टॉप कर जाऊंगा, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, कुछ बुक पढ़ना होता होगा, अब वो बुक नहीं मिल रहा है तो आप छोड़ देते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, वरना आप डीप में जाके 10 पेज पढ़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये एक्सपेंसिव जर्नल है उसको एक्सेसिबल बना दें तो कहीं ना कहीं दैट विल बी मोर अवेलेबिलिटी होगी और मोर प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो उससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कैस्केडिंग पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। कैस्केडिंग इंपैक्ट आता है ना कि जितना आपका एक्सेसिबिलिटी होगा लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उतना प्रोड्यूस करेंगे, फिर उस पेपर को लोग पढ़ के प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे यही बात हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैंने अभी एक्सप्लेन किया ही था। दिस वाज ब्रॉट ड्यूरिंग द 1990s, 1991 में लाया गया था। 1991 में जब सिचुएशन एकदम दंगे हो रहे थे, ये गिरा दिया था बाबरी मस्जिद, तो वहां पे इन्होंने लाया। वैसे जो राम जन्मभूमि का था 1950 से स्टार्ट था, लेकिन जो तुल पकड़ा वो 1985 से पकड़ लिया कि नहीं बनाना है। बीजेपी वहां पे फॉर्म हुई 1982 में। अब उनके पास एक ही डिमांड था। 1985 में उन्होंने कहा कि हम अंदर जाके पूजा करेंगे। एक पुजारी को सपना आया कि अंदर राम लल्ला चिल्ला रहे हैं, तो वो लोग बताएं, फिर उसका उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि हम अंदर जाके पूजा करेंगे। पता नहीं चला कि राम लल्ला कहाँ से है। दिस इज वेरी डिफरेंट थिंग कि एक रात को राम लल्ला का वहाँ पे जन्म हो गया और राम लल्ला वो खुद नहीं बताया, उसी को पता था। ठीक है, तो वहां पे जब केसेस बहुत बढ़ने लगे ना कि जगह जगह पे दंगे का केस आ रहा था, लाल किशोर आडवाणी अपना रथ यात्रा निकाल रहे थे, तो लगा लोगों को कि ये तो पॉलिटिकल टूल बन जाएगा। हर एक मस्जिद पे जाके मुद्दा यही है। अभी देखिए जीडीपी बहुत गिरा है, 5.7 आ गया है। जो एम्प्लॉयमेंट है डीपेस्ट है, पिछले 45 साल में इतना नीचे एम्प्लॉयमेंट नहीं गया है। फिर भी मुद्दा क्या है कि अभी हम लोग 5-6 मस्जिद के किनारे जाके बैठ रहे हैं, वही मुद्दा नेशनल बैठा है, हो रहा है नेशनल लेवल पे। तो कहीं ना कहीं हर एक मुद्दा जो डेवलपमेंटल मुद्दा हटा के जो इमोशनल मुद्दा है उसको ला दिया जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने 1991 में जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक्ट ला दिया कि एक बार सॉल्व कर ही देते हैं। ठीक है, ये सॉल्व हो गया था। राम जन्मभूमि का ये मुद्दे के बाद कोई मुद्दा नहीं आ रहा था। 2022 में जब डीवाई चंद्रचूड़ ने ये बोला, जब ये सब जजमेंट चल रहा था, उन्होंने कहा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये बोला कि 15 अगस्त 1947 को अगर किसी भी रिलीजियस जगह का अगर सर्टेनिटी ये हो गया है कि वो अगर मस्जिद है तो मस्जिद है,
गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा है, उसके पहले 10 दिन पहले ही तोड़ के उसको मंदिर से गुरुद्वारा बनाया गया होगा, या गुरुद्वारा को तोड़ के वो चर्च बनाया गया होगा, उससे कुछ नहीं लेना है। हम उसको 1947 पे जो था वही मानेंगे, हम पीछे जाके हिस्ट्री उठा के नहीं देखेंगे। जैसे होता है ना केस में आप हिस्ट्री में जाते हैं, तो इस एक्ट के द्वारा साफ साफ इन्होंने मना कर दिया ताकि जो भी मैटर है वो हटा दें। अब जब डीवाई चंद्रचूड़ बोल रहे थे, ओरल अपने रिटेन में नहीं दिया, बोल दिया मुंह से कि देखिए कि ठीक है, हम उसका प्लेस ऑफ वर्शिप जो है उसको एसर्टेन कैसे करें। उसका कई नेचर हो सकता है ना, उसका हिंदू का नेचर था जिस 15 अगस्त 1947 को, या वहाँ पे मॉस्क था वो नेचर था, या गुरुद्वारा का था, उसके लिए सर्वे होना चाहिए। पहले ये था सर्वे आप करा ही नहीं सकते हैं। अब जब सर्वे कराना जाएंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा मुद्दा, फिर आप उस पर डिबेट करेंगे कि अच्छा यहाँ पे कुछ स्टैचू निकल गए हैं, यहाँ पे कुछ अलग से कुछ पत्थर निकल गया है, आप उसको लेके डिबेट करना स्टार्ट कर देंगे कि वो पत्थर क्या था, अच्छा शिवलिंग था कि मस्जिद का पिलर था। इस पे डिबेट होगा, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। तो वही उस पे मेन मुद्दा चल रहा है कि अब लड़ाई इस बात का हो रहा है कि हम असर्टेन करेंगे। ये जो संभल वाला भी केस है, वहां पे मास्क में ये कह रहे हैं कि असर्टेन करने जा रहे हैं कि नेचर क्या था। नेचर के लिए सर्वे भेज रहे हैं कि तभी पता चलेगा। लेकिन जो ओरिजिनल केस था उसमें ये था कि जो विजिबल है, मॉस्क के नीचे एक अगरबत्ती जला दें, या आप किसी मंदिर के किनारे जाके थोड़ा सा मजार लगा के आप वहां पे एक नमाज पढ़ दें, उसके लिए थोड़ी आप पूरा नेचर पे क्वेश्चन कर देंगे। जो नेचर है वो पूरे लार्जर स्ट्रक्चर से पता चलेगा। अब ताजमहल के किनारे जाके आप छोटा सा मंदिर रख दें लकड़ी का, आप कह दें कि नेचर इसका हिंदू का है, तो इस पे डिबेट नहीं कर सकते ना। फिर तो वो आप उसी पे डिबेट पे रह जाएंगे, फिर आप आगे नहीं जा पाएंगे ना। और ऐसा नहीं है कि जिसके पास मंदिर मस्जिद नहीं है वो आगे नहीं होता है। अमेरिका कब से स्टार्ट हुआ है? 17वीं सदी से स्टार्ट हुआ। उनके पास कोई मॉन्यूमेंट नहीं है, फिर भी कितने आगे हैं, क्योंकि वो डेवलपमेंट पे ध्यान दिए हैं। अब मंदिर मस्जिद सबसे ज्यादा होने के बाद भी लोग पीछे हो जाते हैं। कई देश हैं जहाँ पे बहुत मंदिर बहुत मस्जिद है। इजिप्ट का देख लीजिए, सबसे ज्यादा तो उन्हीं के पास है जो भी ये सब है। या बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं, लेकिन उनका ऐसा तो है नहीं कि नेचर आप चेंज कर देंगे, दे विल बी रिमेन द सेम। उनका डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे जो होता है वही है। और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का यही मेन मुद्दा था कि हम ये सब चीजें हटा के कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंटल चीजों पे ध्यान दें। क्लियर हो रहा है ये एक्ट क्या है? ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है, तो ये इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। और यूपीएससी पिछले 4-5 सालों में सेक्युलरिज्म पे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सेक्युलरिज्म दोनों का पार्ट है, जीएस पेपर 1 में भी है और जीएस पेपर 2 में भी है। ठीक है, जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के जैसे है, और जीएस पेपर 2 में जो सेकुलरिज्म है दैट इज पॉलिटी के व्यू से है कि आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो बोलता है उसके अनुसार हम डिस्कस करें। यहीं पे आगे वाला ये है कि जीडीपी का नंबर इतना कम हो रहा है, वो अपोजिशन क्रिटिसाइज कर रहा है, अभी तो 5.4 पे लाके गिरा दिया। आप देख रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली 20 साल का उठाएंगे। मनमोहन सिंह में जो टारगेट होता था 10 पे जाने का था, 8 उनका नॉर्मल था तो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे। अब 7 भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, 5.4 पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जीडीपी कम हो रहा है। और एम्प्लॉयमेंट रेट एंड जो इन्फ्लेशन है दैट इज गोइंग क्रॉसिंग द 7। तो जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, ग्रोथ रेट कम होगा, तो इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहेगा ना कहीं इनस्टेबिलिटी आएगी। तो ये कंडीशन न क्रिएट हो, उसी पे ये मेन आर्टिकल दिया। साइंटिस्ट इंडस्ट्री डिमांड पासेज ऑफ द न्यू सीड बिल। तो यहाँ पे अभी एक मीटिंग चल रही है, वाराणसी में चल रही है, कल हम लोगों ने पढ़ा था। वहाँ पे ये डिमांड हो रहा है कि जैसे 1 सीड का जो है लाइसेंसिंग भी 1 नेशन के लिए एक कर दिया जाए। ऐसे रीजनल बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना देता है, तो इससे ये होता है कि यहाँ पे भी कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाता है। फार्मर्स क्या डिमांड कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सीड जो दिया जाए वो हमें फ्री में दे दिया जाए, क्योंकि अभी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ सीड आ रहे हैं वो काफ़ी महंगे आ रहे हैं। जैसे कॉटन का भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड आ रहा था, दैट वाज वेरी हाई प्राइस, तो उसको लेके यहाँ पे डिमांड चल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, so this is all about from the today's news. Here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best, Jai Hind.